सारे वैल्यूज है, यहाँ पे तो प्रिसाइज वैल्यू तो है नहीं एग्जैक्टली, एग्जैक्ट वैल्यू है जब इन द फर्स्ट अटेम्प्ट शायद से हम लोग उस ट्रू वैल्यू की तरफ ना, मर्डर हुआ है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज का हमारा जो चैप्टर है वो 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो गाइस, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे, नेचर ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे। कौन कौन से ब्रांचेस है केमिस्ट्री के? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 5 ब्रांचेस है गाइस, बराबर है। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत ही छोटा चैप्टर है गाइस, और यहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकली बेस्ड थिंग्स हमें यहाँ पे लर्न करना है। मतलब हम लोग एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में, इवन 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल क्या करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। ये सारा थ्योरेटिकल इधर हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे जो स्किल तो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्रैक्टिकली डेवलप करोगे, लैब में ही डेवलप करोगे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, राइट। बट यहाँ पे मैं सिखाऊंगा या यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर टेस्ट का, कि जो भी हम लोग जो चीजें फॉलो करने वाले हैं इन लैबोरेटरी ओनली, उनका पर्टिकुलर एम क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब बच्चों, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो फिर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। क्या है डेफिनेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की? देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री मींस सिंपली इट फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर का वीडियो देखा होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करता है, उसी तरह से मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी रोल वहां पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करता है बच्चों? जनरली दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पस। कितनी क्वांटिटी है वो, ओके, क्वांटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेशन ऑफ दैट कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कंपोजिशन यानी समझ लो कि वाटर है तो वाटर का एग्जैक्टली कंपोजिशन क्या होगा, कोई न्यू कंपाउंड इन्वेंट हुआ तो उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस अलॉन्ग विद दैट सेपरेशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसका क्वांटिफाइंग है यानी उसकी प्योरिटी एंड ऑल, ये सारी चीजें हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री ही हेल्प करता है समझने के लिए। समझ में आ गया? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल क्या होगा। अब कहां पे है एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये पर्टिकुलर सारे फील्ड में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है। कहाँ पे? मेडिसिन में ये होता है, एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेंसिक साइंस में होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, इंडस्ट्री में होता है। किस तरह से होता है, लेट्स सी वन बाय वन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं मेडिकल की, ठीक है। अब मेडिकल में क्या कैसे होगा, देखो मेडिकल में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक से जनरली इंडस्ट्री वगैरह है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बराबर है। तो कोई भी सब्सटेंस बनाना है, समझ लो कि से फॉर एग्जांपल एक फीवर की टैबलेट बनानी है, पैरासिटामोल टैबलेट। तो पैरासिटामोल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो बल्क केमिकल इंडस्ट्री है वो पैरासिटामोल बनाएगा, उससे पहले उसका जो रॉ मटेरियल होगा तो उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी प्यूरिटी चेक करेंगे, राइट। उसके बाद फिर वो जो पैरासिटामोल बन गया तो जो फॉर्मुलेशन कंपनी आती है, मतलब क्या, जो टैबलेट्स एंड ऑल बनाती है वो कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल बन जाएगा, अंडरस्टूड। और वो फिर वापस से उस पैरासिटामोल जो कंपोनेंट जो दूसरे कंपाउंड दूसरे इंडस्ट्री ने दिया है उनको फॉर्मुलेशन के लिए, वो भी करेक्ट है कि नहीं, वो भी उसकी प्यूरिटी क्या है कि नहीं, वो चेक करेंगे बाय यूजिंग सर्टन क्रोमेटोग्राफिक मेथड। वो सारी चीजें आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो कंपाउंड एग्जैक्टली कंपोजिशन है कि नहीं उस सब्सटेंस का, प्यूरिटी कितनी है, इंप्यूरिटी कितनी है, उसमें इंप्योर सब्सटेंस है क्या नहीं, ऑल सच थिंग्स कम्स ओवर हियर इन मेडिसिन, ठीक है। एग्रीकल्चर में कैसे करेंगे बच्चों? एग्रीकल्चर में जनरली क्या यूज करते हैं, मेजर कंपोनेंट तो होगा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल कंपोनेंट, सिंथेटिक फर्टिलाइजर नेचर में हमारे इंडस्ट्री में है, हमारे सराउंडिंग में मिलता है, यूरिया है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, डिफरेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सारे केमिकल इंडस्ट्री से प्रिपेयर होते हैं। उनकी प्रिपरेशन मेथड, उनका कंपोजिशन, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनको प्योरिटी एंड ऑल सारी चीजें करना। एट द सेम टाइम कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है तो उसका सॉइल, तो सॉइल का कंपोजिशन क्या होगा, सॉइल की टेस्टिंग करना, और उसके बेसिस पे फिर कौन सा फर्टिलाइजर, पर्टिकुलर फर्टिलाइजर वहां पे रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर लैंड के लिए, ये आइडेंटिफाई करना, ये सारे आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल। यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत बड़ा रोल है कि कोई भी से कंपोनेंट है, किसी की मर्डर हुआ है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो उसके ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, उसमें सारे कंपोजिशन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो ऑल सच थिंग्स
आ जाएंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री वहां पे हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग, मेटलर्जी तो सुना होगा बच्चों, दैट इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर, कम्स अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन आफ्टर इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री हो गया, डाइंग इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, देन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑल सच थिंग्स देयर इज अ यूज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सारा बेसिकली इंपॉर्टेंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, कहां पे रोल प्ले करता है, ये यहाँ पे चीजें बता दी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द नेक्स्ट वन इज द एनालिसिस। अब मेजर टॉपिक पे चले जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग किसी कंपोनेंट का या कोई भी कंपाउंड है तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अगर कोई इंप्योरिटी है तो उसका सेपरेशन करेंगे, ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी है वो देखेंगे, राइट नो। तो वहां पे आ जाता है वर्ड एनालिसिस, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एनालिसिस करने वाला है हम लोग। अब एनालिसिस कौन कौन से टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। पहला वाला है दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा वाला है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी क्वालिटी चेक करेंगे, ओके, कितना प्यूरिटी है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसकी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्वांटिटी चेक करेंगे। जैसे कि मेरे पास अगर सोल्यूशन है और उसमें मैंने शुगर प्लेस कर दिया तो उसकी कितनी क्वांटिटी है, मतलब सिंपली उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। अब देखो केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा बच्चों? देखो जनरली हम लोग एनालिसिस किसका करेंगे? दो टाइप के कंपाउंड का करेंगे, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और दूसरा कौन सा होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड? वही अगर आपने पहले चैप्टर के वीडियोस देखे होंगे वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द एलिमेंट्स कम अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? ऑर्गेनिक में कंपाउंड में जनरली होता है कार्बन, उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्स यानी हैलोजन, फास्फोरस, ठीक है। उनमें होगा कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड टू बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मतलब समझ लो कि मैंने एक सैंपल दे दिया आपको, एक सॉलिड सैंपल है दे दिया, उसमें आपको पता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है समझ लो, राइट। तो उसमें कार्बन तो होगा बट कार्बन के साथ दूसरे कोई एलिमेंट है क्या? लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर हेलोजन है, ओके। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, अलॉन्ग विद दैट क्या है? डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि आपने सुना होगा अल्कोहल, आपने 10th में सुना होगा अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बन एंड देयर कंपाउंड चैप्टर में था अल्कोहलिक इथेनॉल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, ये सारे जनरल फॉर्मूलेस थे फंक्शनल ग्रुप के। तो ये जो सब फंक्शनल ग्रुप है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ठीक है, हैलोजेंस और अल्काइल हैलाइड, हेलोअरीन्स, देन आफ्टर अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, फिनॉल, अंडरस्टूड। तो ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना, ये आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। उस पर्टिकुलर की चीज की क्वालिटी में हम लोग चेक करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? द डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें होगा डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड होगा, कैटायन एंड एनायन। समझो मैंने आपको ये सारी प्रैक्टिकल मिलेंगे एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में ही है कि आपको डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो ये आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करना है लैब में। जैसे मैंने पहले एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा कि ये चैप्टर में हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे लैब में, ये सारा थियोरेटिकली यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट दे देंगे आप लोग को, सॉलिड मटेरियल जिसमें एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो आपको वही कैटायन एंड एनायन फॉर्म आइडेंटिफाई करना है बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट ओनली। तो वो आ जाएगा द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो क्वालिटेटिव तो हो गया, नाउ विल गो फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें अगेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग लर्न करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें होंगी? दो चीजें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, परसेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एलिमेंट। समझ लो कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O है। अब H2O में एक्चुअल में देखो ओवरऑल परसेंट ऑफ द कंपाउंड विल बी 100, टोटल परसेंट कितना होगा? 100%। उस 100% में हाइड्रोजन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऑक्सीजन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? समझ लो मेरे पास है मीथेन, ठीक है, अगेन द परसेंट ऑफ द टोटल परसेंट ऑफ द एलिमेंट विल बी 100 ओनली, जिसमें कार्बन का कितना शेयर है परसेंटेज, हाइड्रोजन का कितना है एक्चुअली। तो ये सारे परसेंट हम लोग फाइंड करेंगे लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर, किस तरह से परसेंट फाइंड करते हैं ऑफ द एलिमेंट, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर ओनली, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का परसेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट ऑफ द कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये आ जाएगा
ओके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, अब समझ लो कि मेरे पास यूरिया है, ठीक है, मैंने डाल दिया यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2CONH2, राइट। अब ये यूरिया मैंने ले लिया, मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया और उसमें डिसॉल्व कर लिया, अच्छे से यूरिया सॉल्यूशन बना लिया, तो उसका एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस स्पेशली फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक आ जाएगा दैट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यानी क्या बच्चों, कंपाउंड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसकी जो भी ऐश है वो ले लेंगे, ओके मतलब हीटिंग प्रोसेस होगी, डिकम्पोजिशन कितना होगा, कितने टेम्परेचर पे होगा, एवरीथिंग विल कम टू नो ओवर देयर, ठीक है। एट द सेम टाइम उस कंपाउंड को दूसरे डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। एंड ये जो सेकंड है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन टू सॉल्यूशंस, ये आप 11th स्टैंडर्ड में एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाला, और ये कंपलसरी एक्सपेरिमेंट है। 12th स्टैंडर्ड में तो बोर्ड के लिए 10 मार्क का कंपलसरी एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, ओके। 11th स्टैंडर्ड में 2 आप एक्सपेरिमेंट करोगे, टाइट्रेशन यहाँ पे लिखा है ना मैंने, टाइट्रीमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH, टाइट्रेशन ऑफ HCl वर्सेस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, अंडरस्टूड। तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, बराबर है। 2 सॉल्यूशन को रिएक्शन सिंपली बाय यूजिंग सर्टेन apparatus ओनली, आपको उसकी रिएक्शन करनी है, कुछ रीडिंग आ जाएगा वो नोट करना है आपको, और उसके बेसिस पे आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, अंडरस्टूड। दिस इज कम्स अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लियर हो गया। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो उसके लिए क्या मेथड्स होंगी, दैट ऑल आर गिवन ओवर हियर ओनली, क्लियर, ओके। नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन यहां पे हम लोग क्लियर करेंगे। अब बच्चों साइंटिफिक नोटेशन क्या है, देखो एज अ केमिस्ट you are going to deal with the large number of quantity, यानी large number, जैसे कि समझ लो कि मेरे पास एक नंबर है, if I'll write over here, say 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, इतना बड़ा ये नंबर है बॉस, ठीक है। 6022 एंड दिस मेनी नंबर 20 zeros आर देयर, एक बड़ा नंबर है ये। अब ये इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर। किसमें, समझ लो मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, तो 2 ग्राम अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है तो दिस मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर, ओके। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर मैंने किसी एक कंटेनर में रखा तो उसमें इतने सारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स है। बच्चों इतना नंबर तो मैं एवरी टाइम लिखूंगा नहीं, तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पे मैं इस नंबर को लिख लेता हूं 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड। सो विल यूज दिस सॉर्ट ऑफ अ साइंटिफिक नोटेशन, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम लोग यूज करेंगे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर या फिर वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। मास ऑफ द एलिमेंट बहुत ही छोटा रहता है, अंडरस्टूड। तो उसके लिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, अंडरस्टूड। सो दिस वे ओनली वी कैन एक्चुअली राइट the large or very small numbers for the atom, element or any sort of a compound, समझ में आ गया। so that is all about the scientific notation or you can say the exponential notation। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो exponential notation यूज करेंगे to express the large number or very small number over here, समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ेंगे फिर, दैट इज प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब बच्चों मैं जैसे ही बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं। जो भी चीज हम लोगों ने से परफॉर्म की लैब में, वो तो पहले ही अटेम्प्ट में 100% करेक्ट तो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा गाइस, है ना। अगर समझ लो कि मैं 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और 2 सॉल्यूशन मिक्स करने से रिएक्शन तो हो जाएगा उसका, और उसके बाद फिर एक रीडिंग, मेरा एक कुछ स्टैंडर्ड रीडिंग होगा। आपको भी जब टीचर्स, आपके कॉलेज के लेक्चरर्स आपको जब जो सॉल्यूशंस परफॉर्म करने के लिए देंगे, टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए देंगे, तो उन सबका एक स्टैंडर्ड रीडिंग होगा, और वो स्टैंडर्ड रीडिंग और आपका रीडिंग मैच होना चाहिए, राइट। जब तक मैच नहीं होगा तब तक डेफिनेटली एरर होगा, एरर माना जाएगा। तो आप जो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, अंडरस्टूड, वो मिनिमाइज होना चाहिए एवरी टाइम। जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे एंड देन वो एरर को मिनिमाइज करते जाएंगे, देन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग प्रिसीशन और प्रिसाइज वैल्यू की तरफ चले जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दैट प्रिसीशन एज वेल एज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। देखो बच्चों, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट।
एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो मैंने बता रहा था, द नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी क्या, स्टैंडर्ड रीडिंग, जो हमारा जो फिक्स रीडिंग होगा वो, ओके कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए जो कुछ स्टैंडर्ड रीडिंग होगा दैट इज कॉल्ड टू ट्रू वैल्यू। और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद नंबर ऑफ टाइप रिपीट करने के बाद उस ट्रू वैल्यू के करीब गए, नियरनेस ऑफ दैट मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू किसकी होगी, आपकी होगी, जो बार बार आप मेजर कर रहे हो। और ट्रू वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रीडिंग होगा, जो टीचर ने शायद कुछ यू नो एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया होगा। तो उस ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड रीडिंग के तरफ आपका रीडिंग चला जाइए, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। अंडरस्टूड? प्रिसीजन आप विल सी आफ्टरवर्ड्स एक्चुअली। अब यहाँ पे एरर तो हो सकता है, जब जो नो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट शायद से हम लोग उस ट्रू वैल्यू की तरफ ना जाए, जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ ना जाए, तो ना मतलब क्या हो रहा है, हमारी तरफ से कुछ ना कुछ तो एरर हो रही है गाइस, ठीक है। तो एरर यानी क्या, सो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एरर यानी जो भी डिफरेंस है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड दैट ऑब्जर्व वैल्यू, वो आ जाएगा एरर में। अंडरस्टूड? अब एरर हम लोग दो वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला है दैट इज एब्सोल्यूट एरर एंड दूसरा है दिस वन रिलेटिव एरर। सो एब्सोल्यूट एरर यानी क्या, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, दोनों वैल्यू के बीच में का जो डिफरेंस, यानी टीचर के पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी और हमने जो एक्सपेरिमेंट करके कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर ली उससे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टू बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी आपका वैल्यू एंड टीचर का वैल्यू, ओके जो आपके लेक्चर ने जो आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू दी है फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जो भी रीडिंग होगा वो। अंडरस्टूड? सो तो दोनों का डिफरेंस उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अंडरस्टूड? आई होप ये थोड़ा सा समझने में भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप लैब में जाओगे और जैसे ही आपका पहला एक्सपेरिमेंट होगा, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि हम लोग ये क्या सारी चीजें पढ़ रहे हैं, व्हाट इज ट्रू वैल्यू, व्हाट इज ऑब्जर्व वैल्यू। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट एक्चुअली टू एक्सप्लेन दो सर्टेन थिंग्स ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपने वो प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल ना के बराबर आपका हुआ है एक्चुअली, ओके जो भी नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे स्कूल में। अंडरस्टूड? ओके, रिलेटिव एरर यानी क्या, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू एरर इनटू 100, जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आ गया डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, जो आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इनटू 100%, सो यू विल बी गेटिंग द रिलेटिव एरर। तो एरर यानी जो भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली, द मिस्टेक्स आप जो कर रहे हैं, या फिर फॉर सम रीजन एक्चुअली मे बी इक्विपमेंट जो आप apparatus यूज हो रहे हो उसका कुछ फॉल्ट होगा, हमारी तरफ से कुछ यू नो मिस्टेक्स होते होंगे, बट समहाउ तो एरर आ रहा है उसमें, समहाउ हम लोग उस जो स्टैंडर्ड वैल्यू की तरफ, ट्रू वैल्यू की तरफ यू नो क्लोज नहीं हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड टू बी एरर ओनली। और जो एक्सप्रेस करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर में। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज प्रिसीशन। या प्रिसीशन यानी क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज एक्चुअली द प्रिसीशन, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी। अब देखो प्रिसीशन यानी क्या है बच्चों, प्रिसीशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिविएशन, ठीक है। प्रिसीशन एक्चुअली एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ डिविएशन। तो अब डिविएशन कौन से टाइप के है, एब्सोल्यूट डिविएशन एंड रिलेटिव डिविएशन। अब देखो गाइस, जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, हम लोग उसको बार बार रिपीट करेंगे। अंडरस्टूड? रिपीट करते रहेंगे और शायद 2-3 रीडिंग्स लेने के बाद, 4 रीडिंग लेने के बाद उन सब का मीन ले लेंगे। अंडरस्टूड? मीन लेने के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि शायद से यू नो दैट विल बी द नियरर टू द ट्रू वैल्यू ओनली। सो व्हाट इज दिस डिविएशन मीन्स, ओके एब्सोल्यूट डिविएशंस एंड द रिलेटिव डिविएशन, जिसमें एब्सोल्यूट डिविएशन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है माइनस मीन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, दैट विल गिव यू द एब्सोल्यूट डिविएशन, ठीक है, एंड दैट विल यू नो गेट that value will be closer to the precise value over there, ठीक है। and the relative deviation क्या express करेगा, this is nothing but the mean absolute deviation divided by mean into 100, ठीक है, mean absolute deviation divided by mean into 100। जो भी नंबर ऑफ टाइम हम लोग किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का रीडिंग लेंगे उसका mean absolute deviation लेना है, ओके, देन मीन ऑफ दैट वैल्यू into 100 अगर आपने ले लिया तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव डिविएशन। तो जो भी प्रिसाइज वैल्यू होगी, जो भी प्रिसीशन होगा, हम लोग इस पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिविएशन। एंड आई रोट ओवर हियर द 2 formulas और वेयर बिकॉज द 2 टाइप्स ऑफ डिविएशंस आर देयर। एक तो क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट डिविएशन, और दूसरा क्या है बच्चों, रिलेटिव डिविएशन। समझ में आ गया, एब्सोल्यूट डिविएशन एंड द रिलेटिव डिविएशन। ओके देन, तो चलो एब्सोल्यूट डिविएशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन, रिलेटिव डिविएशन मीन एब्सोल्यूट डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये तो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे यू विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओवर देयर। अंडरस्टूड गाइस, ठीक है। ओके देन, नाउ
दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब तक जो भी अब तक हमने पढ़ा है बच्चों, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पूछ ले, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या आ सकता है, अंडरस्टूड, जो सारी अभी थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा उससे आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। आपको डेफिनेटली व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर द रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे ये क्वेश्चन होगा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूं तो मुझे ये टॉपिक से ऑनवर्ड्स अभी जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये सारे एग्जाम रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, अंडरस्टूड। ओके, चलो तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है बच्चों। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? सी, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नथिंग बट these are the numbers of digit known, ठीक है, the number of a digit known with certainty, ठीक है, known with certainty plus one uncertain limit, ठीक है, प्लस वन अनसर्टन डिजिट। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट और अ रिजल्ट आर दी नंबर्स। तो सिग्निफिकेंस या सिंपली एक तो नंबर है जिसमें कुछ नंबर नॉन नंबर होंगे, वो जो कि एक सर्टन वैल्यू होगी, ठीक है, और कुछ जो होंगे जो आफ्टर सर्टन वैल्यू सम वन ऑफ द डिजिट इज अनसर्टन वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो, यहां पे हमने टाइट्रोमेट्रिक लिखा है ना, सी ओवर हियर, या टाइट्रेशन, टाइट्रेशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो मैंने बता रहा हूं कि दो सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करेंगे, तो रैंडमली हम लोग सिंपली मिक्स नहीं करेंगे उसको, हम लोग एक एपरेटस लेंगे एक्चुअली। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। या दिस वन समझ लो कि एक ऐसा एपरेटस है, इस बड़ा वाला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ब्यूरेट ओनली, दिस इज कॉल्ड टू बी अ ब्यूरेट, जो एक लंबी सी ट्यूब होगी इस तरह की, यहाँ पे एक कॉक रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक अपना कोनिकल फ्लास्क रखेंगे। ऐसा मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए बड़ा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे उसका मार्किंग होगी, ये 0 से लेके 25 ml तक, समझ लो 0 ml से 25 ml तक, ऊपर से नीचे ऐसा आता है एक्चुअली। हम लोग कुछ ना कुछ ड्रॉप यहाँ पे 10 ml कोई सॉल्यूशन ले लेंगे, उसमें से इसमें कुछ ऐड करेंगे, इंडिकेटर रखेंगे जिससे कि आपको रीडिंग पता चल जाए, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, कांस्टेंट आ गया कलर, कोई भी कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, तो वो वहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो गया। पहली बार हमने जो सोल्यूशन ऐड किया यहाँ पे, इसका रीडिंग आ गया समझ लो 10.2, ठीक है। दूसरी बार हम रिडक्शन ये है समझ लो, ये और ये इसका बीच में, तो कभी इस तरह से आ सकता है, ये जो कर्व फॉर्म होगा कभी ऐसे क्लोजर होगा, कभी इसके बीच में होगा, अंडरस्टूड। कभी कभार हो सकता है कि वो आ गया 10.3, कभी कभार वापस से 10.25 एम, लाइक दिस लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड रहेगा वो, अंडरस्टूड। तो ये जो सारे वैल्यूज है, यहाँ पे तो प्रिसाइज वैल्यू तो है नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, 10.2 है, 10.3 है, 10.25 है, तो यहाँ पे जो ये 10 है, ये क्या है बच्चों, ये फिक्स नोन सर्टन वैल्यू है, ये सर्टनटी, ओके, दीज आर द नंबर्स ऑफ अ डिजिट नोन विद सर्टनटी। तो ये बच्चों जो 10 हो गया, ओके, ये 10 ये जो नंबर है ये सर्टन वैल्यू है, तो 10 पॉइंट तो रहेगा। उसके बाद वाला जो नंबर है 10 पॉइंट के बाद, ये 2 या फिर ये 3 या फिर ये 2, 5, ये एक अनसर्टन नंबर है, यू गॉट द पॉइंट, दैट आफ्टर +1 अनसर्टन डिजिट, तो ये 2 या फिर ये 3 या फिर ये 2 एंड देन आफ्टरवर्ड्स, तो वो जो है ये क्या है, अनसर्टन नंबर। तो ये 10 ml तो होना ही है, 10 प्लस कितना होगा 0.1 यानी 10.1 या 10.2 या 10.3 या 10.35 या 10.45 या 10.4, तो वो जो अनसर्टन नंबर, उन्हीं को हम लोग कहेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर विद सर्टनटी एंड +1 अनसर्टन नंबर। सिंपल समझ में आ गया, नंबर विद सर्टनटी एंड +1 अनसर्टन नंबर, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, देखो देयर आर टोटल 4 to 5 रूल्स आर देयर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देख लो यहाँ पे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर वहां पे पॉइंट हो या फिर ना हो तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे है एक एग्जांपल है 127.34, टोटल नंबर कितने हैं 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसका क्या हो गया 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, याद रखना नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, ऑल जीरोस between 2 टाइम्स लिख दिया एक्चुअली, between 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑल जीरोस between 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर
सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, एक्चुअली नॉट सिग्निफिकेंट लिख दिया है मैंने बाय मिस्टेक, आर सिग्निफिकेंट ओनली। जैसे कि ये है 120.007, ये जो 3 जीरो है ये दो नॉन जीरोस वैल्यू के बीच में है, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ओके, 1 इज नॉन जीरो डिजिट, 7 इज ऑल्सो नॉन जीरो डिजिट, तो ये जीरो जो आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 5 6, ठीक है। ये रूल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बच्चों, क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो ऑन द लेफ्ट of the first non-zero digits are not significant. Zero on the left of the first non-zero digit, non-zero digit के लेफ्ट साइड में जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है नहीं या सिग्निफिकेंट नंबर है नहीं। तो यहाँ पे 0.025, तो यह सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दिस वन आर 2 ओनली, 0.005 द सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 ओनली। समझ में आ गया, क्योंकि नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो है, अंडरस्टूड, ओके। जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, कंडीशन दिया है इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जीरो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी नॉन नंबर के बाद जो राइट साइड में होंगे वो जब वहां पे डेसिमल पॉइंट होगा, और अगर टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, 0.400 ग्राम, ओके, एंड 400 ग्राम। यहाँ पे 0.400, देखो ये नॉन जीरो नंबर है, जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इफ दे आर राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है और जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट, तो डेसिमल 4 एंड देन 2 0, यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। अगर पूरा नंबर है जहां पे जीरो भी है बट डेसिमल पॉइंट दिया नहीं है, तो ओनली दैट नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड टू बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो को हम लोग ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, तो 400 ग्राम में सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 ओनली, okay, and if the number written in the scientific notation, okay, scientific notation है, नंबर लिख दिया है हमने, all digits are significant। देखो यहाँ पे दो एग्जांपल, 2.035 × 10⁻², ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। इवन 3.25 × 10⁻⁵, ओके, तो 3.25, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया उसका, ओके। तो जो भी साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे 10⁻⁴ वॉटेवर होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जो वैल्यूज आएगी, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। तो यहाँ पे हमने पूरा जो हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे क्या क्या फटाफट 2 मिनट में रिकॉल ले लेते हैं, क्या कर लिया हमने। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था कि क्या क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये हमें पहली फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हम लोग सेपरेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, क्वालिफाइंग क्वांटिफाइंग पढ़ेंगे, यानी क्वांटिटी कितनी है वो, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में है, फॉरेंसिक साइंस में, इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्री में है, ठीक है। एनालिसिस, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने देखा कि क्या एक्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या हो सकता है, दैट वी हैव सीन ओवर हियर, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें कि एज अ केमिस्ट हमें बहुत बड़े नंबर या फिर बहुत छोटे नंबर के को डील करना है, तो उसको हम लोग एज अ साइंटिफिक नोटेशन, ओके, एक्सपोनेंशियल एज अ साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन से हम लोग यूज करना है वहां पे। देन आफ्टर हमने प्रिसिशन क्या है, व्हाट इज एक्यूरेसी, दैट वी हैव सीन ओवर देयर, ठीक है, द फॉर्मूलाज आल्सो। एंड फाइनली वी स्टडीड साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड ऑल द 5 रूल्स वी हैव सीन ओवर हियर, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हाफ ऑफ द चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।